मैं सुरेश सर एक नए अंदाज में अच्छे प्रश्नों के संकलन के साथ आपके सामने मिशन यूपी लेकर आ रहा हूं और उम्मीद करता हूं कि जितना प्यार आप लोगों ने पिछले वीडियो में दिया था उतना ही प्यार मुझे इस वीडियो में भी देंगे। आइए देखते हैं कुछ नए प्रश्नों के साथ जो एग्जाम में अक्सर आते हैं, जिसको हमको कम समय में कैसे कर पाएंगे उसके बारे में सोचना है। आइए देखते हैं। पहला, वस्तु का विक्रय मूल्य माने सेलिंग प्राइस, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस जो है वो 39 रुपया है। यदि उसका लागत मूल्य सीपी जो है संख्यात्मक रूप से लाभ प्रतिशत के बराबर है तो वस्तु का लागत मूल्य माने वस्तु का सीपी बताना है, कास्ट प्राइस क्या होगा। ध्यान समझिएगा, बस ये बोलना चाह रहा है कि जितना सीपी है उतना ही प्रॉफिट प्रतिशत, ये आपको ये बता दिया गया क्वेश्चन में। अब वस्तु कितनी की बेची गई है तो 39 रुपये का। अगर हम इसका बेसिक लगाएं तो आप कहेंगे सीपी एक्स होगा तो x% का प्रॉफिट होगा तो 100 प्लस क्या होगा x अपान क्या होगा 100। ये कितने का बिका है तो 39। यहाँ पर आप विकल्प रख के बारी बारी चेक कर सकते हैं, जो विकल्प मैच कर जाएगा वही आपका उत्तर हो जाएगा। सेकेंड तरीके की मैं बात करूं, अगर हमें सेकेंड तरीके की बात करूं लगाने के लिए तो आप देखिएगा, अगर हम 35 मानते हैं पहला विकल्प सही है तो 35 का 135 करेंगे तो लास्ट में 9 आना चाहिए। क्या लास्ट में 9 आ पाएगा? इसलिए गलत है। यहां भी करेंगे 125 तो यहां भी लास्ट में 9 नहीं आएगा। यहां अगर करेंगे 137 बटे 100 तो यहां आ सकता है, लेकिन अगर यहां पे कर दे 130 बटे 100 तो देख रहे हैं कितना आएगा 39 जो हमको चाहिए। तो इस प्रकार से हम विकल्प से भी चेक कर सकते थे, लेकिन मैं जहां तक बता रहा हूं आपको रूल 3 अप्लाई करिएगा जो एग्जाम में एकदम सटीक लगेगा। वो क्या है ध्यान समझिएगा, जो तीसरा नियम है इसी को आपको एग्जाम में अप्लाई करने हैं। ऐसे बार बार चेक करने से अच्छा है कि हम लोग इसका सही तरीका जाने। ये तरीका आप कब लगाएंगे? जब सीपी और प्रॉफिट परसेंट आपस में क्या हो, बराबर हो। तो क्वेश्चन ये है, ध्यान समझिएगा, वस्तु को जो बेचा गया है तो वस्तु कितना बेचा गया है 39 रुपए का। तो ध्यान समझिएगा, ये स्पेशल रूल है। 39 को ऐसे दो भागों में तोड़िए या गुणनखंड करिए कि अंतर जो हो वो 10 का हो। जैसे ही 13 × 3 लिखेंगे, क्या अंतर 10 का है क्या? बस लिख दीजिए 13, यहाँ 3। जो छोटा मान होगा उसी के बगल में शून्य लगा दीजिएगा। यही आपके प्रश्न का क्या हो जाएगा उत्तर। विकल्प नंबर कौन सही है? 4। ये लगाने का सबसे बेहतर तरीका है, जो आप ऐसे भी बिना देख मतलब बस केवल 2 सेकेंड में आप इसका आंसर दे सकते थे। अंतर कितना का देखना है? 10 का। 10 का अंतर देख सकते हैं। 13 3 में अंतर कितने का है? 10 का है। और मल्टीप्लाई करने में कितना? 39। यानी जो छोटी वैल्यू होगी उसी के बगल में जिसमें लगा दीजिएगा, आपका आंसर मिल जाएगा। आधा प्रश्न क्या है? एक व्यक्ति अपनी आय का जो इसकी इनकम है 75% क्या करता है? वो खर्च कर देता है, व्यय कर देता है। उसके आय में कितनी वृद्धि हुई? 28% की वृद्धि हुई। तो उसके व्यय में भी कितने की वृद्धि होती है? 20% की। तो बताना है बचत में कितने % की वृद्धि या कमी हुई। आइए समझते हैं ध्यान से। इसके लिए आपको हम तरीका बताते हैं। रूल फर्स्ट, ध्यान से समझिएगा। कितना व्यय करता है? 75%। इसका मतलब होता है 3/4। यदि उसकी आय 4 होगा तो व्यय कितना होगा? तो व्यय 3 होगा। तो बताइए बचत कितना होगा? तो आप जान रहे हैं 4 कमा रहा है, 3 व्यय कर रहा है, तो बचत कितनी होगी? 1 होगी। क्या यहाँ पर हम 00 बढ़ा सकते हैं? सब में बिल्कुल बढ़ा सकते हैं। कितना बढ़ा आए? तो आप बोलेंगे 28%। अगर 400 का 28% निकाल दें तो आएगा 112। 112 ये 400 ये आ गया 512 रुपया। व्यय कितना बढ़ा? व्यय बढ़ा है 20%। 100 रुपया पर 20 रुपया तो 300 पर 60 बढ़ेगा। 360 रुपया ये हो गया। तो 512 में से 360 को घटा दीजिए। घटाएंगे तो यहाँ 2 आएगा, घटाएंगे तो यहाँ 5 आएगा, यहाँ कितना आएगा? 1 आएगा। अब बताइए 100 था 152 हुआ। कितना बढ़ा? 52। 100 पर बढ़ा, इसलिए डायरेक्ट हम कह सकते हैं 52% इस प्रश्न का उत्तर होगा। यानी विकल्प नंबर कौन सही है? विकल्प नंबर पहला सही है। आइए इसका दूसरा तरीका बताता हूं आप लोग को, जो एग्जाम में आपको अप्लाई करना है। ये बेसिक तरीका है। सेकंड तरीका क्या होगा मैं बता रहा हूं। आइए ध्यानपूर्वक देखते हैं, समझते हैं और उसको लगाने का प्रयास करते हैं। सभी लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा, ऐसे प्रश्न एग्जाम में कैसे हल करेंगे समझ जाइएगा। देखिए पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन का रूल 2 बता रहा हूं आप लोग को।
और रूल 2 कैसे होगा जरा ध्यान समझिएगा। इसके लिए आपको ये ध्यान देना होगा, ये व्यय है, ये बचत है, और ये क्या है, आय। यहां पर एलिगेशन का रूल लगा लेंगे। ये क्या है, व्यय, ये क्या है, बचत, बीच में क्या रखनी है, आय रखनी है। ये बताइए कितना परसेंट व्यय करता है, तो कितना परसेंट व्यय करता है, 75%। 75% का मतलब 3 बटे क्या होता है, 4। तो ये देखिए इसका व्यय है, ये इसका बचत है, अब बीच में क्या रखनी है, आय। तो अगर व्यय देखा जाए तो 3 रुपया व्यय है, और 3 रुपया जब व्यय होगा तो बचत कितना होगा, 1 रुपया, तो आय कितनी होगी, 4 रुपया। सही है। व्यय कितना बढ़ा, तो व्यय बढ़ा 28%। आय कितना, सॉरी, व्यय बढ़ा है 20%, तो व्यय को 20% कर लीजिएगा। ये व्यय बढ़ा है 20%। बताइए आय कितनी बढ़ी, तो 28%। बताना है बचत कितना बढ़ेगा। देखिए एकदम आराम समझिएगा। 28 में से 20 कम होगा तो कितना आएगा, 8। तो क्या 1 की वैल्यू 8 दिया है क्या? अगर 1 की वैल्यू 8 है तो बताइए 3 की वैल्यू क्या होगी, 24। तो अब आप ध्यान दीजिएगा, यहां क्या मान रखें जिसमें से 28 घटाएं तो 24 आए। तो परेशान एकदम मत होइएगा, इसी 28 में 24 जोड़ दीजिए, आ जाएगा कितना, आ जाएगा 52। अगर यहाँ 52 रख दिया जाए, अब 52 में से 28 घटेगा, क्या बचेगा, 24। यही इस प्रश्न का उत्तर होगा, जिसका आंसर हो गया 52%। विकल्प नंबर कौन सही है, पहला सही है। तो अब 2 प्रश्न खत्म हो चुके हैं। आइए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जो आज का तीसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न क्या है, देखिए, एक कपड़े के व्यापारी ने आधे कपड़े 40% लाभ पर बेचे, शेष के आधे 40% हानि पर बेचे, और शेष कपड़े लागत मूल्य पर ही बेच दिए। संपूर्ण सौदे में उसे कितना लाभ या हानि हुआ है। आइए समझते हैं, ध्यानपूर्वक देखिए बोर्ड पर। अगर हम मान लेते हैं कि 1 मीटर कपड़े का जो मूल्य है, 1 मीटर कपड़े का मूल्य मान लेते हैं 1 रुपया है, तो मान लेते हैं ये कुल 400 मीटर कपड़ा खरीदा गया, तो मूल्य कितना होगा, 400 रुपये। ध्यान समझिएगा, 400 का सामान खरीदा गया है, यानी इसकी सीपी कितनी है, 400 रुपया। कह रहा है इसका आधा, तो 400 का आधा कितना हुआ, 200। कह रहा है शेष आधा, तो 400 में 200 निकल गए, 200 बचे, 200 का आधा 100, तो यहां भी कितना बचेगा, 100। ध्यान समझिएगा, आधा भाग कितने लाभ पर, 40%। 200 का सामान है, 40% लाभ पर बेचेंगे, 100 रुपया पर 40 रुपया, तो बताइए 200 पे कितना होगा, 80 रुपया, यानी 280 रुपया का ये गया है। ये 40% हानि पर गया है, तो 100 रुपया का सामान है, 40% हानि पर गया है, तो गया कितने का है, 60 का गया है। बाकी कह रहा है क्रय मूल्य पर ही गया है, माने 1 के हिसाब से बेचेंगे तो 100 रुपया का ये गया है। जरा इन्हीं को जोड़ लीजिए, कितना रहा है, जोड़ने पा रहा है, 200 1 300 440, 440। तो पहले 400 था, अब 440 हो गया, यानी लाभ तो हुआ ही है। कितने का लाभ हुआ है, 40 का। लाभ हुआ किस पर है, 400 पर। तो 40 400 का कितना परसेंट है, बताइए कितना परसेंट है, कितना आ जाएगा यहाँ से, 10%। यानी जो प्रॉफिट हुआ है वो कितने परसेंट का हुआ है, 10% का। विकल्प कौन सही है, विकल्प नंबर यहाँ पर तीसरा सही है। आइए इसका लगाते हैं एग्जाम में जो आपको अप्लाई करना है। ध्यान समझिएगा, एग्जाम में जो अप्लाई करना है उसको देखिए, तरीका बेसिक तरीका है। आइए इसका मैं रूल 2 बताता हूं जो एग्जाम में आपको लगाने हैं। ध्यान समझिएगा, दिक्कत नहीं होनी चाहिए, जहां पर दिक्कत हो कमेंट कर सकते हैं आप। देखिए इसका सेकेंड तरीका क्या है जो एग्जाम में आपको अप्लाई करना है, एकदम ध्यान समझिएगा। लिखा है कि आधा, तो आप जानते हैं 1 को हम पूरा मानते हैं, तो आधा का मतलब क्या हुआ, 1/2। आधा कितने लाभ पर, 40, तो यहां लिख दीजिएगा 40। क्लियर। कह रहा है शेष आधा, तो आधा माने 1/2, 1/2 का आधा क्या होगा, 1/4। माने शेष जो है आधा मतलब 1/4, कितने हानि पर, 40% के हानि पर, यहां पर -40 कर दीजिएगा। बाकी कह रहा लागत मूल्य पर बेचा है, जब सामान लागत मूल्य पर बेचते हैं तो न लाभ होता है ना
हानि होता है। तो आइए इसी को हल कर लेते हैं। ये कटेगा तो 20 आएगा और ये कटेगा तो 10 आएगा। कितना आ गया? 10%। यानी जो प्रॉफिट है वो कितने परसेंट की है? 10% की प्रॉफिट है। यानी ये प्रश्न का जो उत्तर होगा वो विकल्प नंबर कौन होगा? सी होगा। आइए बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न चौथे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार का औसत तापमान 48 डिग्री सेंटीग्रेड था। कितना डिग्री सेंटीग्रेड था? 48। इन चारों दिन का एवरेज 48 डिग्री सेंटीग्रेड था। कह रहा है मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार कितना तापमान है? 52 डिग्री सेंटीग्रेड है। कह रहा है अगर सोमवार का 42 है तो शुक्रवार का क्या होगा? देखिए इसका बेसिक तरीका सभी लोग को पता होगा, कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या से निकाल सकते हैं। लेकिन मैं फिर बोल रहा हूं कि हमको वो तरीका लगाना है जो एग्जाम में लगाने में बेहद आसान हो। देखिए समझिएगा, यहां सोमवार है और लास्ट में पड़ा है शुक्रवार, बाकी दिन सेम है। ध्यान दीजिएगा, अगर ये 4 दिन है तो 48 है, अगले 4 दिन है तो कितना है? 52 है। बढ़ा कितना है? 48 से 52 कितना बढ़ा है? 4 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा है। तो आप मुझे ये बताइए, बढ़ा है 4 डिग्री सेंटीग्रेड, औसत का मतलब होता है प्रत्येक में बढ़ना, औसत मतलब प्रत्येक में घटना या बढ़ना, मतलब सभी के लिए एवरेज होता है। तो अगर एक दिन में 4 बढ़ा है तो जब 4 दिन होंगे तो 16 बढ़ेगा। यानी अगर सोमवार का तापमान जो है, अगर सोमवार का तापमान 42 है, अगर फ्राइडे का तापमान निकालना है, इसी में 16 जोड़ दीजिए, आपके प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा 58 डिग्री सेंटीग्रेड। विकल्प नंबर कौन सही है? विकल्प नंबर पहला सही है। फिर सुनिए मैं क्या बोल रहा हूं, 48 से कितना हुआ? 52। कितना बढ़ा है? 4। अगर एक दिन पर 4 बढ़ा है तो 4 दिन में कितना बढ़ेगा? 16 बढ़ेगा। तो सोमवार का जो तापमान होगा उसी में 16 ऐड कर दीजिएगा। कहाँ का तापमान आ जाएगा? शुक्रवार का तापमान आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 4 था। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न देखिए, 2 ट्रेनें एक ही समय 2 अलग अलग स्टेशनों से यात्रा शुरू करती हैं, क्रमशः 90 किलोमीटर प्रति घंटा और 70 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक दूसरे की ओर बढ़ती हैं। तब तक एक ट्रेन दूसरी ट्रेन से 140 किमी यात्रा अधिक करती है। तो बताना यात्रा की कुल दूरी क्या है? CHSL 2021 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये सब विकल्प आइए चेक कर लेते हैं कैसे बनेगा। ध्यान समझिएगा सभी लोग, ध्यान देखिएगा। पहला तरीका तो ये हो सकता है कि इसको आप फार्मूले से भी हल कर सकते हैं। कुल दूरी बराबर लिख सकते हैं चालों का योग 90 और 70 जोड़ दीजिएगा, बटे में चालों का अंतर घटा दीजिएगा, इंटू अधिक या कम, कितना अधिक या कम? 140 रख दीजिएगा। ऊपर आ जाएगा 160, नीचे आ जाएगा यहाँ पर 20 और यहाँ कितना आएगा? 14। इसी को हल करेंगे 7 बार में कट जाएगा, 16 7 1120 किलोमीटर। यानी कौन विकल्प सही है? दूसरा विकल्प सही है। ये प्रश्न को इस फार्मूले से कर सकते हैं, लेकिन मैं पहले बोलता हूं कि फार्मूले से जितना दूर रहेंगे उतना अच्छा होगा। आइए सेकंड तरीका बताता हूं। सेकंड तरीका क्या कर सकते हैं उसको ध्यान समझिएगा। इसका जो सेकंड तरीका मैं बता रहा हूं उसको देखिएगा। सेकंड तरीका क्या हो सकता है? देखिए हम लोग पढ़े हैं कि चाल बराबर दूरी बटे क्या पढ़े हैं? समय। ये बताइए, चाल बराबर दूरी बटे समय, और लिखा है एक ही समय चली है, यानी समय नियत है चलने का। तो जो अनुपात चाल का होगा वही अनुपात किसका होगा? दूरी का होगा। तो देखिए चाल में क्या अनुपात है? चाल में अनुपात अगर देखा जाए तो अनुपात है 90 और किसका? 70 का। तो जब चाल का अनुपात ये है तो बताइए दूरी का अनुपात क्या होगा? तो आप कहेंगे 9 और 7 ही रहेगा। अंतर कितना दूरी का है? तो आप कहेंगे 2। क्या 2 का अंतर यहाँ है, इसमें अधिक या कम का मतलब अंतर ही तो होता है। तो 2 की वैल्यू अगर 140 है तो 1 की वैल्यू कितनी होगी? 70। अगर 1 की वैल्यू 70 होगी तो पूछा है कुल दूरी ना, तो अगर कुल दूरी निकालना है तो 9 7 जोड़ लीजिए, 9 7 कितना हुआ? 16 और गुणे 70 कर दीजिए, कितना आ जाएगा यहाँ से? 16 7 1120 किलोमीटर। ये इस प्रश्न का क्या होगा? उत्तर होगा। विकल्प नंबर कौन सही है? विकल्प नंबर 2 सही है। ठीक है। कुछ लोग को समस्या होती है कि सर
बेसिक भी बताते चलिए, तो मैं इसका बेसिक भी सिखा देता हूँ, सर सुन लीजिएगा। मैं पहले बोला हूँ कि अभ्यास सब करिए, लेकिन एग्जाम में वो करिए जो समय आपका बचाए। इसका थोड़ा बेसिक भी दिखा देता हूँ, आप लोग को ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा। बेसिक कैसे बनेगा, देखिए बस देख लीजिएगा, इसको अप्लाई भले मत करिए, बस देख लीजिएगा बेसिक तरीका क्या हो सकता है लगाने का। देखिए क्वेश्चन इसका इस प्रकार है, दो ट्रेन एक ही समय पर चलना आरंभ करती हैं, क्रमशः इसकी चाल है 90 किलोमीटर प्रति घंटा इधर चल रही है, और इसकी चाल कितना है 70 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल इधर चल रही है। जब दोनों आपस में मिली तो पहली वाली जो ट्रेन है दूसरे से कितना अधिक चल चुकी होती है 140। अगर ये x चली होगी तो ये x प्लस कितना चली होगी, x प्लस 140 चली, 140 किमी अधिक चल चुकी होगी। अब दो देखिए ये अधिक क्यों चली है, क्योंकि चाल ज्यादा है, इसकी चाल कम इसलिए कम चली होगी, लेकिन चलने का समय क्या है सेम है। तो समय बराबर दूरी बटे चाल होता है कि नहीं होता है, बताइए। फिर समय बराबर दूरी बटे क्या होगा, चाल। बस इसी को हल कर लीजिएगा, x का मान निकल जाएगा। तो x इस प्रश्न का उत्तर नहीं है, बल्कि इसका जो उत्तर होगा वो इस प्रकार होगा, x प्लस 140 प्लस x का मान निकाल के जोड़ दीजिएगा, इस प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। हालांकि इस प्रश्न का उत्तर लगा चुके हम लोग, इसका आंसर क्या आएगा 1120, इसलिए इसका आंसर क्या होगा 1120 किलोमीटर इसका उत्तर होगा। ठीक, ओके, धन्यवाद।